गौर से देखिए इस आदमी को। इसने बच्चों की रातों की नींद उड़ा रखी है। इसके चेहरे की मासूमियत पर ना जाइए। ये दिखने में जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। समझ तो आप गए होंगे इसकी गंदी जुल्फें देखकर। ये कोई और नहीं, ये है विज्ञान का अजीब व गरीब इंसान, आइजैक न्यूटन। आज का हमारा टॉपिक इसी की देन है, जिसने बच्चों की अच्छी खासी लाइफ में बॉम्ब गिरा दिया। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लूज मोशन, ओ सॉरी आई मीन लॉज ऑफ मोशन। दोस्तों, फोर्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम पुश या पुल लगाते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, और इसी को ही फोर्स कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में फोर्स का एक अहम हिस्सा है, जैसे बॉल को बैट से हिट करना, ट्रॉली को चलाना, टेबल को खींचना और दोस्त को मुक्का मारना, ब्ला 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 ब्ला। फोर्स दो तरह की होती है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आइए बैलेंस्ड फोर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, टग ऑफ वॉर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे दोनों साइडों से घमासान युद्ध चल रहा होता है। अब मान लीजिए कि दोनों तरफ से लोग खींचने में लगे हुए हैं और दोनों ही पक्षों में कोई किसी को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है, तो इसका मतलब दोनों साइडों से जो फोर्स लग रही है वो बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स क्योंकि यहाँ दोनों अपोजिट फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब मान लीजिए दोनों तरफ से जो लोग रस्सी खींच रहे हैं, अब एक तरफ की फोर्स दूसरी तरफ से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? दूसरी तरफ के लोग उनकी तरफ मूव करने लगेंगे, यानी इस फोर्स की वजह से स्टेट चेंज हो गई। यहाँ इस फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगी, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाएगा। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो लॉ यानी कानून बनता है फॉलो करने के लिए, हालांकि उस लॉ को हम तोड़ भी देते हैं। लेकिन अब बात करने वाला हूँ न्यूटन के उन 3 लॉस के बारे में जिन्हें देखकर मेरा मन करता है कि काश मैं न्यूटन की नाक पर मुक्का मार देता, बट खुशकिस्मती से वो इस दुनिया में नहीं है। तो आइए बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में। इससे पहले जानते हैं इनर्शिया क्या होता है। इसके बारे में मैं अपनी पहले की वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके इनर्शिया से कैलकुलेट होता है। इनर्शिया एक रेजिस्टेंस है जो हर ऑब्जेक्ट अपने स्ट्रक्चर की वजह से पैदा करता है, ताकि उसकी स्टेट चेंज ना हो, भले ही वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं होने देना चाहता, चाहे वो रेस्ट में हो या वो मोशन में हो। अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आना चाहता, और अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहता। इसका मतलब जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मास होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटी टेबल को खिसकाने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी बजाय एक बड़ी गाड़ी को, क्योंकि टेबल का इनर्शिया कम है और गाड़ी का ज़्यादा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। दोस्तों, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आता है, और आपको तो पता ही है जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी हथियार का इस्तेमाल न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ बनाने में किया। उससे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, इसे तो पहचानते ही हैं। ये क्या है? ये है बुलेट्स। मान लीजिए इन बुलेट्स को आप किसी पर फेंकते हैं तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन वही बुलेट्स अगर गन से फायर की जाएं तो भैया फिर सीधा मुलाकात अगले जन्म में ही होगी। बट ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बुलेट का मास तो उतना ही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल इम्पैक्ट बढ़ गया, और इसी इम्पैक्ट को मोमेंटम कहते हैं। तो सेकंड लॉ यही कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन मोमेंटम है। मोमेंटम में जो भी चेंज आता है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे फोर्स कहते हैं। जिससे हम एक और इक्वेशन देखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने क्रिकेट तो देखा ही होगा, जिसमें फील्डर कैच पकड़ते हैं तो थोड़ा सा हाथों को हल्का सा नीचे करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि टाइम बढ़ाकर बॉल की वेलोसिटी को कम किया जा सके, जिससे उसका चेंज इन मोमेंटम कम हो जाए, और जितना मोमेंटम कम होगा उतनी फोर्स कम लगेगी, जिसकी वजह से उनके हाथों को नुकसान नहीं होगा। आइए बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। मान लीजिए आप और आपका दोस्त दोनों आराम से बैठे हैं और बातें कर रहे हैं,
और बातों ही बातों में उसकी कोई बात आपको बुरी लग जाती और बातों ही बातों में आप अपना सर उसके सर पर दे मारते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? दोनों को ही तारे दिखाई देंगे। यही न्यूटन जी भी समझाना चाहते हैं। ये लॉ ये बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा होता है, तो उसी टाइम दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा होता है। हालांकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। इसका एक एग्जाम्पल और है, फायरिंग ऑफ गन। जब गन फायर की जाती है तो गन बुलेट पर फोर्स लगाती है, उसी टाइम बुलेट भी गन पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है, जिसका पता हमें तब चलता है जब गन पीछे की तरफ मूव करती है। हालांकि गन का मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो उतनी तेज़ी से मूव नहीं करती जितनी तेज़ी से बुलेट मूव करती है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम चरण में और अपने लास्ट टॉपिक पर, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। मान लीजिए दो बॉल्स हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। एक का मास है m1 और एक का मास है m2, और दोनों अपनी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से मूव कर रही हैं। अब मान लीजिए पीछे वाली बॉल आगे वाली बॉल से टकराती है, जिसको कोलिजन बोलते हैं। अब 1 मिनट यहाँ पर रुक जाइए। इस पॉइंट पर दोनों का मोमेंटम क्या होगा? चूंकि आपको पता है कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम होगा m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। अब टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, यानी अब दोनों का मोमेंटम बदल जाएगा। अब दोनों का फाइनल मोमेंटम होगा m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। यहाँ पर v1 बॉल 1 की फाइनल वेलोसिटी है और v2 बॉल 2 की फाइनल वेलोसिटी है। यही चीज़ ये लॉ बताता है कि कोलिजन से पहले तो दोस्तों, दोनों उम्मीद है बॉल्स का आपको इस इनिशियल वीडियो का मोमेंटम explanation समझ में बराबर आ गया होगा अच्छा कोलिजन दोस्तों, के आपसे बाद मिलेंगे अगली वीडियो दोनों में। तब बॉल्स तक के के लिए फाइनल देखते रहिए मोमेंटम के, खेल खेल में ज्ञान। यानी ओके, थैंक यू। टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से है, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।